नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। राष्ट्रीय योजना के तहत केन बेतवा आपस में जुड़ने वाली पहली नदी परियोजना में हुई शामिल। वन पंचायतों को पहली बार राज्य सरकार ने किया बजट जारी। वनाग्नि को रोकने के लिए की जा रही है अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति। ड्रोन से भी की जा रही है जंगलों की मॉनिटरिंग। मां पूर्णागिरि मेले को लेकर जिला प्रशासन ने जारी की एसओपी। श्रद्धालुओं को ऑनलाइन कराना होगा रजिस्ट्रेशन। एक दिन में 10,000 श्रद्धालुओं को ही दी जाएगी दर्शन की अनुमति। और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट दर्ज। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर वर्षा जल संचय अभियान कैच द रेन का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस अभियान का नारा है, जहां गिरे जब भी गिरे वर्षा जल एकत्र करें। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी ने नदियों को जोड़ने का सपना देखा था, उसकी आज शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा, मानसून का काफी पानी हमारे देश में बर्बाद होता है, जो चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसून आने से पहले ही कुएं की सफाई, नालों की सफाई, तालाब, झीलों की सफाई करना जरूरी है। ऐसे में कैच द रेन अभियान के साथ हर किसी को जुड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मनरेगा का एक एक पैसा मानसून आने तक इसी अभियान में लगाना चाहिए, ताकि बड़े स्तर पर इसका काम किया जा सके। जैसे जैसे भारत विकास के पथ पर बढ़ रहा है, जल संकट की चुनौती उतनी ही बढ़ती जा रही है। अगर देश ने पानी की बचत पर ध्यान नहीं दिया, पानी का दोहन नहीं रोका, तो आने वाले दशकों में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। और हमारे पूर्वजों ने हमें पानी दिया है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी आगे वाली पीढ़ी को हमें पानी सुरक्षित देकर के जाना चाहिए। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय योजना के तहत ये पहली परियोजना है। इसके तहत दोधन बांध के निर्माण के जरिए केन और बेतवा नदियों को जोड़ने वाली नहर के माध्यम से केन नदी का जल बेतवा नदी में डाला जाएगा। इससे हर वर्ष 10,62,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी। लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही 103 मेगावाट पनबिजली पैदा होगी। इस परियोजना से बुंदेलखंड के पानी की कमी वाले क्षेत्रों को जल आपूर्ति भी होगी। पिछले फायर सीजन के मुकाबले इस साल मार्च तक जंगलों में आग लगने की घटनाओं में करीब 4 गुना वृद्धि दर्ज हुई है। इस संबंध में मुख्य वन संरक्षक फॉरेस्ट फायर मानसिंह ने बताया कि इस वर्ष फॉरेस्ट फायर की घटनाओं का आकलन करें तो पिछले साल अक्टूबर माह से ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं शुरू हो गई थी। ये हाल बरसात के मौसम में देखने को मिला, जो कि अप्रत्याशित था। वन विभाग के सर्वे में पाया गया कि लॉकडाउन के दौरान वनाग्नि की घटनाएं काफी कम हुई, लेकिन लॉकडाउन खुलने और पर्यटकों की बढ़ती संख्या के बाद वनाग्नि की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि करीब ऐसी 99% घटनाओं के पीछे मानवीय लापरवाही होती है। इसके साथ ही शीतकाल में कम बरसात के चलते भी वनाग्नि की घटनाएं काफी बढ़ी हैं। उन्होंने बताया कि वन विभाग की ओर से ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए वन पंचायतों को बजट दिया गया है। इसके साथ ही गांव-गांव में कमेटी भी बनाई गई है। साथ ही वन विभाग ड्रोन के माध्यम से भी जंगलों में आग लगने की घटनाओं को ट्रैक कर रहा है और फायर सीजन में अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जा रही है, जिससे जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोका जा सके।
साल के जो फॉरेस्ट फायर के ट्रेंड को देखें हम, तो माह अक्टूबर से जब शीतकाल का जब प्रारंभ होता रहता है तभी से ये फायर की घटनाएं प्रारंभ हुई है। फायर सीजन हमारा 15 फरवरी से चालू हो गया है, तो ये जो नियमित जो घटनाएं होती हैं वो हो रही हैं। तो बड़ा अप्रत्याशित रहा इस साल कि जो शीतकाल में फायर लगना, और हम हमेशा गाँव वालों को भी अपने साथ ले रहे हैं। इस साल हमने वन पंचायतों को और जो है मतलब जो विलेज लेवल की इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी बहुत अपने साथ लिया है और उनको भी काफ़ी धनराशि हमने दिया है। उत्तराखंड के निजी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ने वाले विद्यार्थियों से केवल ट्यूशन फीस ही वसूली जा सकती है। शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक स्कूलों को भौतिक संचालन की अनुमति दी गई है। जिस तारीख से स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति शुरू हुई है, स्कूल उसी दिन से पूर्ण फीस ले सकेंगे। ऑनलाइन कक्षाओं के लिए ट्यूशन फीस ही ली जाएगी। शासन ने अभिभावकों द्वारा किश्तों में फीस जमा करने के अनुरोध पर शिक्षण संस्थाओं को सकारात्मक फैसला लेने का सुझाव दिया है। प्रदेश में शिक्षक अब अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। उत्तराखंड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए शासन ने आदेश जारी कर हड़ताल पर रोक लगा दी है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विद्यालयी शिक्षा विभाग की सभी श्रेणियों की सेवाओं पर अगले 6 महीने तक हड़ताल करने से रोक लगाई गई है। शिक्षा सचिव ने कहा कि इस दौरान कोई भी शिक्षक और कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इस आदेश के जारी होने के बावजूद यदि विभाग का कोई कर्मचारी अधिकारी हड़ताल करता पाया गया तो संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई होगी। चंपावत जिले के मां पूर्णागिरि मेले को लेकर जिला प्रशासन ने एसओपी जारी कर दी है। 30 मार्च से 30 अप्रैल तक 1 महीने चलने वाले पूर्णागिरि मेले के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवाना होगा। पूर्णागिरि मेले में इस बार एक दिन में सिर्फ 10,000 श्रद्धालुओं को ही दर्शन की अनुमति मिलेगी। ऑनलाइन पंजीकरण कराने के साथ ही श्रद्धालुओं को कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। एसओपी के तहत श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए champawat.nic.in पर पंजीकरण कराना होगा। वहीं जिला प्रशासन ने मेले की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। माता पूर्णा होली के अगले दिन 30 मार्च से शुरू होने वाला है। इस बार कोविड-19 के दृष्टिगत कुछ बदलाव किए गए हैं। मेला जो कि हर बार 3 महीने का होता था, इस बार उसे 1 महीने का रखा गया है। साथ ही हरिद्वार कुंभ की जो एसओपी है उसको कुछ लोकल लेवल पे मॉडिफाई करके उसको भी यूज किया जा रहा है ताकि जो कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जा सके। इसके साथ ही साथ प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसमें कि जैसे नाई मुंडन की व्यवस्था है, यातायात, स्वच्छता, साफ सफाई और बिजली की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई हैं और उस पर कार्य बहुत तेजी से आगे चल रहा है। प्रदेश के उच्च हिमालयी इलाकों में बर्फबारी की सूचना है, जबकि ज्यादातर निचले इलाकों में बादल छाए रहे और तेज हवाएं चले। चमोली जिले में बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, औली, रूपकुंड, रुद्रनाथ और बेदनी बुग्याल में हल्की बर्फबारी हुई। वहीं राजधानी देहरादून में सुबह से ही तेज हवाएं चली। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। बागेश्वर में घने बादल छाए रहे। पिंडर घाटी क्षेत्र में हल्की बारिश के समाचार है। वहीं जिले में आंधी तूफान से जनजीवन पर असर पड़ा है। अल्मोड़ा में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि के साथ आकाशीय और बिजली की संभावना जताई है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। डोईवाला स्थित बीएसएफ सेंटर के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग में आईपीएस प्रोबेशनर्स को एक्वेटिक और पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण दिया गया। 20 मार्च तक चले इस प्रशिक्षण में 157 प्रशिक्षु आईपीएस शामिल हुए। प्रशिक्षण के दौरान प्रोबेशनर्स को कयाकिंग, स्टैंड अप
पैडलिंग, जीवन रक्षक उपायों, विभिन्न प्रकार की फ्लोटिंग डिवाइसेस और रिवर क्रॉसिंग का प्रशिक्षण दिया गया। बीएसएफ के कमांडेंट महेश नेगी ने बताया कि प्रशिक्षु अधिकारियों को पैराग्लाइडिंग की ग्राउंड हैंडलिंग का एक्सपोजर भी दिया गया। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए दून मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने अपनी तैयारियों को और बढ़ा दिया है। दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आशुतोष सयाना ने जानकारी देते हुए बताया कि दूसरे राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चिंता का विषय है कि आने वाले समय में उत्तराखंड में ऐसी परिस्थिति बनती है तो हमें उसके लिए अभी से ही तैयारी करनी होगी। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के लिए जिन संविदा कर्मियों को रखा गया था उनकी समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। तैयारियां जिस तरीके से जो है पहले हमने देखा है पूर्व में, और सबसे बड़ा जो है यहाँ पे कोविड से संबंधित उपचार का जो है केंद्र रह चुका है और हमने काफ़ी मरीज जो है यहाँ पर ठीक करे हैं और यहाँ पे आईसीयू की सुविधाएं, सारी सुविधाएं जो है यहाँ पे कोविड से संबंधित जो है हैं। और मुझे लगता है कि अगर जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में ये संख्या बढ़ती जा रही है, अगर यहाँ पर भी ऐसा अगर कुछ होता है तो हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हिमालय विश्वविद्यालय और वाडिया इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वाधान में टिहरी जिले के जौनपुर विकासखंड के गैरखेत राजकीय इंटर कॉलेज में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वैज्ञानिकों ने छात्रों को हिमालय से जुड़ी विस्तृत जानकारियां दी। वैज्ञानिकों ने बताया कि आपदा की दृष्टि से हिमालय क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील है। यहाँ भूकंप, भूस्खलन और बाढ़ की संभावना बनी रहती है। प्राकृतिक आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन हम जान माल के नुकसान को कम करने की दिशा में कार्य कर सकते हैं। कार्यशाला में वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक कलाचंद साई ने बताया कि हिमालय क्षेत्र बहुत संवेदनशील है और हमें विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा। इसका दो पर्पस है। एक तो प्रोपगेशन ऑफ साइंस, पर्टिकुलरली द हिमालयन साइंस। इसका इम्पोर्टेंस सोसाइटी में कितना है, बच्चा लोगों को साइंस के तरफ अट्रैक्शन करने के लिए हम लोगों के पास क्या क्या योजना है और हिमालय कितना इम्पोर्टेंस है साइंस के लिए, वो समझाने के लिए, उसका जागरूकता कराने के लिए, और कुछ हमारा अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, अर्थक्वेक स्टडी के लिए किस तरह से लोगों को ड्यूरिंग अर्थक्वेक, आफ्टर अर्थक्वेक क्या करना चाहिए, उसी का विषय में ये वर्कशॉप हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। वहीं छात्रा शालिनी रावत ने बताया कि वैज्ञानिकों के द्वारा आज उन्हें हिमालय क्षेत्र की कई जानकारियां मिली हैं। ऐसे में हमारी भी कई जिम्मेदारियां हैं जिनसे हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर हिमालयी क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आज हमें बताया गया है कि हिमालय बहुत संवेदनशील है। हिमालय में कई प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, भूकंप, भूस्खलन, बहुत सारी आपदाएं आती है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि हम इन प्राकृतिक आपदाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन इसके बचाव के लिए हम उपयोग कर सकते हैं कि हम इसके बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में हमें वो सब कुछ बताया गया है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर सख्त रुख अपना रहा है। बोर्ड ने हरिद्वार के रुड़की नगर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण के लिए 31 मार्च तक पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि हरिद्वार जिले में करीब 522 अस्पताल हैं, जिसमें 420 अस्पतालों ने पंजीकरण कराया है, लेकिन कई अस्पताल अब भी नियमानुसार पंजीकरण नहीं करा रहे हैं। उन्होंने ऐसे अस्पतालों को 31 मार्च तक पंजीकरण कराने और मेडिकल वेस्ट का नियमानुसार निस्तारण न करने पर कार्रवाई के लिए चेताया है। 31/3/2021 तक की हमने समय सीमा निर्धारित कर रखी है। प्रत्येक चिकित्सालय को से ये अपेक्षा की जा रही है कि वो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त कर ले। अभी तक हमने 522 जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है उनको पंजीकृत किया है। उसमें से 420 ऐसी हैं जिनको हमने आदेश निर्गत किए जा चुके हैं, जो उनको प्राधिकार निर्गत किया जा चुका है। अगर नियमानुसार आवेदन नहीं होगा तो जो भी कार्रवाई जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम में अंतर्गत जो निर्धारित है उसके अनुसार कार्रवाई की जाए।
उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। राष्ट्रीय योजना के तहत केन बेतवा आपस में जुड़ने वाली पहली नदी परियोजना में हुई शामिल। वन पंचायतों को पहली बार राज्य सरकार ने किया बजट जारी। वनाग्नि को रोकने के लिए की जा रही है अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति। ड्रोन से भी की जा रही है जंगलों की मॉनिटरिंग। मां पूर्णागिरि मेले को लेकर जिला प्रशासन ने जारी की एसओपी। श्रद्धालुओं को ऑनलाइन कराना होगा रजिस्ट्रेशन। एक दिन में 10,000 श्रद्धालुओं को ही दी जाएगी दर्शन की अनुमति। और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट दर्ज। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की जताई संभावना। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।